नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। तो अभी हम लोग जो ट्रेनिंग का सेशन था पहले जो था वो था, लेकिन अभी हम लोग जो है 2023 में, अभी 2023 जो चल रहा है इस यहाँ पर एक नए कोर्स की शुरुआत करते हैं जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। पहले हमारे पास उतने एंड्रॉयड टीवी नहीं आते थे, स्मार्ट टीवी नहीं आते थे बनने के लिए, लेकिन आज के समय में अभी देखें 2020 के बाद से जो है स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी की बहुत सारी क्रेज़ आ गई है। तो समय के रहते ही हम लोग को अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा आगे का काम जो है चल सके। तो जो हमने 2017 या 18 में जो भी हमने ट्रेनिंग का सेशन चालू किया था, तो उस हिसाब से वो ट्रेनिंग बरोबर था जब हमने चालू किया था, लेकिन समय बदलता गया और चीज़ें जो है एडवांस होती गई। तो चीज़ें एडवांस होती गई तो हमको भी धीरे धीरे एडवांस होना पड़ा। तो साथ ही साथ हमने यूट्यूब पे वीडियो भी बना बना के डाले थे, जैसे कि जैसे एडवांस चीज़ें आई उसी तरीके से हम लोग फॉर्म फाइलिंग और ये सब वीडियो हम लोग ने यूट्यूब पे डाले हैं। लेकिन कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा। उसमें कैसा रहता है, सब फ्री में मिल जाता है तो सब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वीडियो पेड रहते हैं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं और हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, और लोगों को ज़रूरत हो जाती है कि पूरी की पूरी वीडियो देखने का, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन रहता है। ट्रेनिंग में सब चीज़ें आपको बारीकी से बताया जाता है। यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको फॉल्सली बताया जाता है, वहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें नहीं बताते हैं। कैसे हमने फॉल्ट फाइंड किया, कैसा वो सब चीज़ें वहाँ पर से आपको फॉल्ट निकाल के दे दिया जाएगा, ऐसा ऐसा फॉल्ट था, आप वो चीज़ आपके पास आएगी तो आप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कैसा रहता है कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएगी, बस इतना फ़र्क है। तो पहले एंड्रॉयड टीवी उतने नहीं थे तो उस हिसाब से वो ट्रेनिंग बराबर था। अभी हमारा जो है जो ट्रेनिंग का सेशन है उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि पिछले में ट्रेनिंग में हमने CRT का कोर्स भी रखा था, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट 17-18 वीडियो थे। तो टोटल बेसिक CRT LCD LD जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर टोटल 56 या 60 के आसपास वीडियो थे। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था उसको सारे वीडियो मिले थे, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ LCD LD का ज्वाइन किया था उसको कुछ कम वीडियो मिले थे, 20 या 25 वीडियो मिले थे। लेकिन जिन लोगों ने पूरा ट्रेनिंग ज्वाइन किया था उन लोगों को कम से कम 60 या 50 के आसपास वीडियो मिले थे। ओके, तो इस सेशन में हम लोग सिर्फ बेसिक और LCD LD रखने वाले हैं। LCD तो धीरे धीरे समाप्त हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देख लेंगे। और LED, स्मार्ट बोर्ड, एंड्रॉयड बोर्ड, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि आपका MMC किस तरह से काम करता है, उसको रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, MMC सही है कि नहीं सही है, उसका हेल्थ चेक करेंगे, और बॉल IC को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सारा चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि टीवी का जो है लोगो कैसे चेंज करते हैं, रिमोट फाइल कैसे चेंज करते हैं, वो सारा चीज़ भी आपको इस तरह से बताया जाएगा। जैसे कि लोगो पे अगर टीवी हैंग है तो उसको कंसोल मोड में डाल के किस तरह से हम उसको उसके लोगों से बाहर निकाल सकते हैं, या MMC से सॉफ्टवेयर करके किस तरह से उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो सारा चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, या ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस रहेगा, ताकि आपको अब ये ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद में कम से कम आपको 2028-30 तक आपका काम हो जाएगा। अगर आगे और भी एडवांस चीज़ें आएंगी तो उसके ऊपर फिर से हम एक नया सेशन चालू कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन किया है उनके लिए भी अच्छा है, जो अभी नए ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक से सब चीज़ें रहेंगी और आपको समझने में काफ़ी ईजी रहेगा। और साथ ही साथ हम सिमेटिक लेवल के भी देखने वाले हैं कि सिमेटिक लेवल से हम लोग ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं, और 4-5 बोर्ड का आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं, ब्लॉक या आर्किटेक्चर देखने वाले हैं कि अलग अलग बोर्ड किस तरह से काम करता है। साथ साथ चाइना के सभी बोर्डों को देखेंगे और लोकल के ब्रांडेड के भी सभी बोर्डों को हम लोग देखने वाले हैं बारी बारी से। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। तो बेसिक से आप ये एक चीज़ समझ जाइए कि बेसिक हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमको मॉडिफिकेशन चाहिए रहे। ठीक है, अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, तो अगर आपको कुछ इन्वेंशन नहीं करना है तो आपको बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, जहाँ तक आप रहोगे वहीं तक सीमित रहोगे। अगर बेसिक है तो आप आगे बढ़ोगे, आपका कोई भी हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, आप दनादन आगे निकलते चलोगे। ठीक है, अगर आपके एरिया में आपको अच्छा मैकेनिक बनना है तो आपको बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी रिपेयरिंग तो सब करते हैं, लेकिन आपके पास कुछ खास होनी चाहिए। अगर आपको टेक्नीशियन काम करना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो आपको टेक्नीशियन काम करने होंगे, उसके लिए आपको नॉलेज भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अभी लोग बोलते हैं कि आप 50,000 महीना कमाइए, 60,000 महीना के, 1 लाख रुपये महीना कमाइए। अगर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप 1.5 से 2 लाख भी महीना कमा सकते हो। ठीक है, ऐसा कमाने के पीछे नहीं, कमाने तो आजकल बहुत लोग कमाते हैं,
कमाना देखा था, बहुत लोग कमाते हैं, जो पढ़ा है वो भी कमाता है, जो नहीं पढ़ा वो भी कमाता है, बशर्ते आप इनकम कितना, अगर कम पढ़े लिखे हो, कम नॉलेज जानते हो तो कम इनकम आएगा, ज़्यादा पढ़े लिखे रहोगे, ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो ज़्यादा इनकम आएगा। लेकिन कमाते सब है, थोड़ा ढेर सब कमाते हैं, लेकिन आपको कमाना है तो आपके नॉलेज के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जितना नॉलेज रखोगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक में सबसे पहले आपको ये बात जान लेना है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, जो कि एक तत्व होता है, मतलब आप बोल सकते हैं आइटम्स है, जो भी हमारे आसपास के सभी चीज़ें दिखाई आपको देखती है, जहाँ तक आपका नज़र जाता है, वो सभी चीज़ें एक न एक पार्टिकल या फिर टुकड़ों से बना होता है। डायरेक्ट कोई चीज़ बनता नहीं है, वो सभी किससे बने होते हैं, एक टुकड़े से, ठीक है। तो उस टुकड़े के अंदर क्या होता है उस देखते हैं हमको। तो जैसे कि आप कोई भी आइटम का टुकड़ा उठाओगे, कोई भी आइटम का टुकड़ा उठाओगे तो उसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा और उसके सराउंडिंग एरिया में एक इलेक्ट्रॉन जो है घूमते हुए आपको देखने को मिलेगा। सभी आइटम का यही फंडा है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है थोड़ा सा, बस बेसिक जानने के लिए। तो जैसे कि अगर आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस में हमारा जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सेंटर में जो रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल रहते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी आपका इक्वल रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब इक्वल रहेंगे, ठीक है, तभी तो आपका बैलेंस रहेगा। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के अपोजिट फोर्स के कारण एक अट्रैक्शन मोड में रहता है, अपोजिट फोर्स के कारण एक अट्रैक्शन मोड में रहता है, ताकि ये अपनी जो निर्धारित सीमा को छोड़ के आगे की तरफ ना जाए, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिट, ऐसे जैसे यहाँ पर 2 ऑर्बिट है, ऐसे और भी ऑर्बिट होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, या बोलते हैं आइटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उसी हिसाब से इसकी संख्या जो है जो रिंग की संख्या वो बढ़ती रहती है। तो फिलहाल हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि भाई प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में सिचुएटेड होते हैं, उसके सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहता है। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको आगे की तरफ भेजना है, तो जितना फोर्स न्यूक्लियस के साथ में इसने लगाया है उससे ज़्यादा अगर फोर्स आप यहाँ से देते हो तो वो क्या होता है, अपना निर्धारित सीमा छोड़ देता है। मतलब जिस राउंड से घूम रहा है वो राउंड छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई बंदा है वो एक जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसको सैलरी परफेक्ट मिल रहा है, या बोल सकते हैं 10,000 मिल रहा है, तो बराबर इसी जगह पे काम, अपना उसी जगह पे काम करेगा, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अगर सामने से कोई 15,000 देता है, मतलब उसका इनकम बढ़ा देता है, तो वो क्या करता है, वो कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जॉब ले लेता है, ठीक है। तो वैसे ही सेम इसी तरीके से कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंड एरिया में एक मैग्नेटिक फोर्स, या बोल सकते हैं एक अपोजिट फोर्स के कारण वो घूमते रहता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा, जितना फोर्स न्यूक्लियस से ज़्यादा अगर फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये अपनी निर्धारित सीमा छोड़ के आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो आइटम किस तरह से दिखता है, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपको जिस तरह से शक्तिमान बीच में खड़ा होता था और साइड में इस तरह से बनता था, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि सेंटर में आपका न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग एरिया में आपका इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिसमें घूमता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। न्यूक्लियस आपका हमेशा सेंटर में है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सराउंडिंग एरिया में रहता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में रहते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया सिंपल वे में, ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा वे में है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं आइटम्स की, तो आइटम को कैटेगरीज वाइज रखा गया है, कैटेगरीज वाइज रखा गया इस तरह से कि अगर कोई आइटम अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कराता है तो उस आइटम को हम बोलते हैं कंडक्टर वर्ग का आइटम, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए। जिसके अंदर से पास न हो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। उसका काम यही है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। और जिसके अंदर से जो है, जिसके अंदर से हम जब चाहे तब इलेक्ट्रिसिटी को बहा सकते हैं या फिर नहीं बहा सकते कंट्रोल अमाउंट में, उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो जो भी हमारी आईसी बनी है, डायोड बने हैं, ट्रांजिस्टर बने हैं, वो सारी चीज़ें किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमको डीप में पढ़ना है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ना है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में आपको जानना मांगता है, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कंडक्टर वर्ग की आइटम।
तो कंडक्टर वर्क के आइटम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, तो जो उसके आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर आपको 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर आपको 5 से 8 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल ही डिफाइन करता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। अगर इसके 5 है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 5 है। इसका अगर 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। और इसका 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। समझ में? तो इसका आउटर मोस्ट सेल ही डिफाइन करता है कि ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, वो सब हम आउटर मोस्ट सेल की संख्या से ही मालूम करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अब आप बताइए कि जब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस के साथ में इसका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में? इसका न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर जिसके अंदर कम है उसका न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन कम रहेगा, क्योंकि एक ही है, तो इसका अट्रैक्शन इसके साथ में बहुत ही कम होता है। और इसके अंदर 4 है तो सब इक्वली अट्रैक्शन होगा सभी इलेक्ट्रॉनों के साथ में। ओके, तो अब कभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी हमको जनरेट करना है, तो कभी भी हम कौन से वर्क को लेते हैं, कंडक्टर वर्क का आइटम लेते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। कॉपर एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा कंडक्टर अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए। बाकी आपका वाटर के अंदर से भी आप पास करा सकते हो, जो पानी होता है। बाकी आपका आयरन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करा सकते हो। लेकिन हम कंडक्टर आइटम में ज़्यादातर हम कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए एनर्जी बैंड गैप। अच्छा, तो एनर्जी बैंड गैप क्या होता है कि अगर जैसे कि हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, किसी आइटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कितना एनर्जी उसको देना पड़ेगा बाहर से। जैसे आपको बताया मैं कि न्यूक्लियस के साथ में उसका अट्रैक्शन है, समझ में? तो अगर उससे ज़्यादा हम अगर एनर्जी उसको देते हैं तो वो क्या करता है, अपना निर्धारित सीमा छोड़ के आगे की तरफ चला जाएगा। तो वैसे ही एक अगर कंडक्टर वर्क का आइटम ले तो उसके बैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ में बहना है, या बोल सकते हो कि उसको बहना है, तो आपको इस इलेक्ट्रॉन जो आपका बैलेंस बैंड में पड़ा है उसको हमको कंडक्शन बैंड में डालना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्शन के लिए रेडी होता है। अगर ये देखिए, इसका जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो बहुत ही कम गए, मतलब ऑलमोस्ट निगलेक्टेड है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, नहीं के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हम बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके यहाँ से यहाँ पर जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन ये इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के अंदर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। तो हम कभी भी जैसे कि भाई छोटा काम, अगर भाई छोटे से, मतलब कोई भी काम अगर छोटे चीज़ से होता है, तो हम सबसे पहले क्या छोटा चीज़ हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर इसके अंदर हम कम वोल्टेज दे के या कम फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डाल सकते हैं, तो हम इसमें क्यों जाएं, ठीक है। ये हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, समझ में? तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि जब भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको मतलब इलेक्ट्रॉन को बनाना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, तो हम ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम को वायर का यूज़ करते हैं। तो कॉपर का वायर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा संख्या में होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जम करा के इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करा सकते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया है, और सेमीकंडक्टर मेटल के अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको किस तरह से हम जनरेट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी आपको करंट को फ्लो कराना, मतलब कि आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है हमको करंट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब हम क्या बोलते हैं, करंट हमारा जा रहा है। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन, उसके लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन को जो है फ्री करना पड़ेगा। फ्री करना पड़ेगा मतलब उसका जो न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन है उसको हमको तोड़ना पड़ेगा, और बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये एक ही कंडक्टर, मतलब कॉपर के ही अलग अलग आइटम्स को हमने ले लिया है, ठीक है। एक आइटम यहाँ पर है, एक आइटम यहाँ पर, एक आइटम यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमको इसके अंदर से हमको ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको हमको इस आइटम के अंदर शिफ्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना जो इसके साथ में इसका अट्रैक्शन था उसको छोड़ के ये दूसरे आइटम के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ से ऐसा शिफ्ट होगा।
मतलब आइटम टू आइटम में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक आइटम से दूसरे आइटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। इसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। आप जनरेटर देखे होंगे, ठीक है, जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेटिक रिंग होता है और उसके सराउंडिंग एरिया में क्या होता है, कॉपर के वाइंडिंग लगाई रहती है और वो घूमता है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो फ्लो कराता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज करंट और वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी। जब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके साथ में ये सारी तीनों चीज़ें आती हैं, करंट आएगा, वोल्टेज आएगा और आपका साथ में फ्रीक्वेंसी आएगा। जैसे हमारे घर में 230 वोल्ट का आता है, 230 वोल्ट आता है तो उसके अंदर वोल्टेज जो होता है वो 230 वोल्ट, उसका करंट जो होता है वो वेरी होता रहता है एम्पियर के हिसाब से, 5 एम्पियर रहेगा, कभी 3.5 एम्पियर रहेगा, तो वो वेरी होते रहता है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है फिक्स है 50 हर्ट्ज़, तो मतलब 1 सेकेंड में बनने वाली साइकिलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही करंट क्या होता है, द नंबर ऑफ द करंट इज द रेट ऑफ एट विच इलेक्ट्रॉन फ्लो पास द पॉइंट इन कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट एट इट्स मोस्ट बेसिक। मतलब ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि भाई अगर हमको करंट को मतलब क्या होता है, फ्लो कराना है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। और फिर फोर्स अप्लाई करेंगे तो कितना नंबर ऑफ करंट पास हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, द करंट इज द क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, कितने 1 सेकेंड के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपका एक बैटरी है तो बैटरी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जो कभी भी करंट जो फ्लो होता है तो वो अपोजिट फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को चलने के लिए दो चीज़ें चाहिए होता है, एक उसको ग्राउंड चाहिए होता है, एक सप्लाई चाहिए होता है। तो जैसे कि ये हमारा एक बल्ब है, इसको हमको ग्लो कराना है, ग्लो कराने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, निगेटिव दे रहे हैं और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके इसके ऊपर खर्च हो रहा है, फिर ये इस रास्ते से रिटर्न आ जा रहा है। समझ में? तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो पास एट पॉइंट इन कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, एक पॉइंट से पास होके अपना एक सर्किट बनाएगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ उसको हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। किस में नापते हैं उसको हम, एम्पियर में। जैसे अगर आपको कभी भी करंट को नापना है तो करंट को नापने के लिए हम एम्पियर मीटर का यूज़ करते हैं कि कितना एम्पियर करंट है। तो जैसे कि अगर यहाँ पर आपका लोड है तो इस लोड पे कितना करंट खर्च हो रहा है, कितना करंट खर्च हो रहा है उसको हम नापेंगे एम्पियर मीटर से। जितना एम्पियर का करंट लेगा वहाँ पर ये दिखा देगा कि भाई इतना एम्पियर का ये करंट ले रहा है। ठीक है, तो कभी भी एम्पियर मीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, करंट को नापने के लिए सर्किट के सीरीज़ में। सर्किट के सीरीज़ में ध्यान रखिए बात, सर्किट के सीरीज़ में। देखिए ये सीरीज़ में लगा हुआ है तो कितना करंट उसके अंदर से पास हो रहा है, तो कैसे चेक करेंगे हम, सीरीज़ में ही चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है। वोल्टेज एक तरह का प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए ज़रूरत होता है। तो जितने वोल्ट का आपका, जितना वोल्टेज ज़्यादा, जितना प्रेशर ज़्यादा, उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स दैट पुशेस द चार्ज इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको हमने एक एनर्जी दिया है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में डाला है। तो बैलेंस बैंड में वो पहले क्या था, अस्थायी रूप से था। जब उसको हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो वो चार्ज होने के बाद कंडक्शन बैंड में चला गया। तो इसीलिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर इस तरह से आपको दिखाया कि एक आदमी है, प्रेशर लगा रहा है, मतलब धक्का दे रहा है। किधर, किसको, इलेक्ट्रॉन को, निगेटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल के और इस बल्ब पे उसका इलेक्ट्रॉन जो खर्च हो रहा है, और खर्च होने के बाद वो दूसरे रास्ते से पॉजिटिव तरफ आ रहा है।
लेकिन हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज हमारा पॉजिटिव से निकल के आपका जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, पॉजिटिव से निकल के लोड पे जाके नेगेटिव पे आके मिल रहा है। और दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, एक साइड से पॉजिटिव मिल गया, दूसरे साइड से नेगेटिव मिल गया, बल्ब ग्लो हो गया। समझा? तो अलग अलग सेंस है, आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में आप आसानी से समझ सकते हो। अब हम करंट को तो नापते थे सीरीज में, लेकिन वोल्टेज को किस में नापेंगे, वोल्ट मीटर में नापेंगे। और इसको हमेशा जो आपका लोड होता है, लोड कोई नई चीज़ नहीं है, लोड हम इसको बोलते हैं जो भी आपके घर में यूज़ करते हो, जिस पे भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है खर्च हो रहा है, या बोल सकते हो करंट जो है खर्च हो रहा है, जैसे पंखा हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, वो सभी चीज़ें क्या है, एक लोड है। तो लोड हम कोई बड़ी चीज़ नहीं बोल रहे हैं, लोड इसको बोल रहे हैं जिस पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है खर्च हो रहा है, बोलते हैं एम्पियर खर्च हो रहा है। तो अगर हम वोल्टेज को नापने जाए तो वोल्टेज को हम किस में चेक करते हैं, वोल्ट मीटर में, और वो हमेशा लोड के पैरेलल में चेक करते हैं, लोड के पैरेलल में चेक करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। करंट को इसमें चेक करते हैं, सीरीज में चेक करते हैं, और वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, पैरेलल में चेक करते हैं, किसके, लोड के, ठीक है। इतना बात यहाँ पर हो गया। अब देखिए कि अगर इसको एक अदर भाषा में समझा जाए तो वोल्टेज क्या है, एक तरह का प्रेशर अप्लाई कर रहा है। जैसे ये बंदा है, ये बंदा इस आदमी के ऊपर ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है, ढकेल इसलिए रहा है क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है ताकि जो एम्पियर जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ बढ़े। तो एम्पियर इसलिए दिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किस में नापते हैं हम, एम्पियर में। तो करंट को किस में नापते हैं, एम्पियर में, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस में नापते हैं, एम्पियर में, समझना। तो एम्पियर एक तरह करंट आगे बढ़ रहा है और उसको नापना किस में, एम्पियर में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है आगे बढ़ने से, मतलब एक तरह का ये बाधा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये बाधा अगर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से ये इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। वैसे ही हमारे सर्किट में क्या होता है कि जब हम वोल्टेज को देते हैं तो रास्ते में जो है रेजिस्टेंस, हर एक अपना वायर का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस कितना होता है वो वायर के थिकनेस पे डिपेंड करता है और लंबाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। वायर जितना पतला रहेगा रेजिस्टेंस उतना हाई, और वायर जितना लंबा रहेगा रेजिस्टेंस उतना हाई रहेगा, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या है, एक अगर रेजिस्टेंस को हम बोले किस में नापते हैं, उसको हम किसे चेक करते हैं, मेजर करते हैं, ओहम में। ओहम जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं पे उनका ये यूनिट रख दिया है। रेजिस्टेंस को नापने की जो यूनिट है, जो इकाई है, उसको हम बोलते हैं ओहम। तो ये क्या कर रहा है, उसके बीच में बाधा या बोलते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे हम चलते हैं तो हमारे बीच में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे हवा का दबाव होता है, ठीक है, और ग्रेविटी का दबाव होता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर ये सब चीज़ ना रहे तो आप एक बार चले तो खसल के बहुत दूर जाओ, लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, हमको रोकता है आगे बढ़ने से। तो इसी तरह से इसको भी जो है, करंट को भी आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है। तो अभी हम रेजिस्टेंस बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये सब टॉपिक हमारे अंदर आने वाला है, अभी वो सब लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हमें फ्रीक्वेंसी देख लें। अब फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल, एक सेकेंड में बनने वाली साइकिलों की संख्या को हम नापते हैं फ्रीक्वेंसी में, या बोल सकते हो हर्ट्ज में नापते हैं। अब एक सेकेंड में जैसे कि आपको, जैसे यहाँ पर है, अगर हम यहाँ की दूरी अगर इस पॉइंट से लेके अगर इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री होता है, बीच में 90 है, 180, 270 और 360। अब यहाँ का लेके यहाँ तक का आपका जो सेकेंड है, टाइम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या रहेगा, हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड में बनने वाली साइकिल, अब एक सेकेंड में सपोज करो कि एक साइकिल बन गया, तो इसको बोलेंगे कि जो हमारी साइकिल, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज़ है। कितना है, 1 हर्ट्ज़, 1 हर्ट्ज़, ठीक है। अगर ऐसी 2 साइकिलें बन गई, ऐसे अगर मैं 2 साइकिलें बनाता, यहाँ पर एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एक साइकिल, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये दूसरा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हर्ट्ज़, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक 3 साइकिल बनाते हैं, 1, 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, 3 हो गया। अगर आगे जाके और आएगा तो 4 हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। जैसे कि आपका घर है,
वहाँ से शहर जाने का जो बस है, बस आपको घर से जब शहर जाते हो तो बस का सहारा लेते हो आप। तो अगर सपोज करो एक दिन में एक ही बस जाती है और एक बस वहाँ से आती है, तो हम बोलेंगे उसकी जो बस की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 है। अगर वैसे ही 2 बस कर दिया जाए, एक दिन में जाए और एक दिन मतलब एक जाए फिर आए फिर जाए फिर आए, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। वैसे ही 5 हो गई तो 5 है, 10 हो गई तो 10 है, 50 हो गई तो 50 है। तो ब्रश की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50। अगर एक दिन में 50 बस गई या 50 बस आई तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हो गई। समझ में आया। तो कई बोलते हैं ना कि अरे यार यूपी से लेके मुंबई जाने वाली जो बस ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है। मतलब कि यहाँ से गांव जाने वाली जो हमारी यूपी जाती है वो ट्रेन की जो संख्या वो बहुत ही कम है, तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अगर ज़्यादा बोले तो अगर ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा आएगी तो मतलब क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हमारी लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, तो मुंबई में आप देख सकते हो कि हर 5 मिनट में या 10 मिनट में एक ट्रेन आपको लोकल में मिलेगी। उसके बाद में फास्ट भी है, स्लो भी है, मेल भी है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी भाई कि अब यहाँ पर हम 1 सेकेंड कांस्टेंट कर लिए। अगर नॉर्मल लाइफ में हम देखेंगे तो डे पकड़ते हैं कि एक दिन में कितने ट्रेनें गई कितनी आई, तो उसको हम नॉर्मल डे में काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को 1 सेकेंड फिक्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, अब उसको चेक करने की जो हमारी यूनिट है इकाई है हर्ट्स है। तो हर्ट्स जो होता है एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे इसकी इनकी यूनिट को रख दिया गया। ठीक है, जैसे कि अगर 1 सेकेंड में एक साइकिल बना, 1 सेकेंड में एक साइकिल बना तो हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो 1 हर्ट्स है। ऐसे ही अगर आपका 1000 हर्ट्स हो गया, अगर आपका 1000 हर्ट्स हो गया तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्स है। मतलब ये दोनों सेम है, एज इट इज़ है कि ऐसा नहीं कि 1000 है तो यहाँ पर 1 किलो। ये जो 3 जीरो है वो 3 जीरो का मतलब हो गया के। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि 1000 किलो हर्ट्स था, तो 1000 किलो हर्ट्स को अगर हम मेगा हर्ट्स में करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो अगर 100 मेगा हर्ट्स को अगर हम 1000 मेगा हर्ट्स को अगर हम गीगा हर्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे 1 गीगा हर्ट्स। समझ में? तो ये है फ्रीक्वेंसी का कन्वर्जन। समझ में? तो 1 सेकेंड में अगर एक साइकिल बना तो उसको हम बोलेंगे 1 हर्ट्स। ऐसे ही अगर 1000 हर्ट्स है तो उसको हम बोलेंगे 1 किलो हर्ट्स। ऐसे 1000 किलो हर्ट्स है तो उसको हम बोलेंगे 1 मेगा हर्ट्स, और 1000 मेगा हर्ट्स रहेगा उसको हम बोलेंगे 1 गीगा हर्ट्स। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। अभी हम आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगर ये छोटा सा शॉट लिया गया है जो कि कुछ सेकंड भी नहीं, सेकंड का भी नहीं रहेगा, मिली सेकेंड में भी रहेगा, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर दिए कि भाई ये जो है 500 हर्ट्स का है, 500 हर्ट्स का है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी बनी हुई है उसके ऊपर वाला, उसको हम बोलेंगे 8 किलो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। मतलब कि 1 सेकेंड में वो 8000 साइकिल बन रहा है। ठीक है, वैसे ही ये देखिए तीसरी वाली देखेंगे तो अब 33 है, तो 33000 किलो हर्ट्स, मतलब 1 सेकेंड में ऐसा 33000 साइकिल बन रहा है। अब सोचिए कि कितनी स्पीड है उसकी। वैसे ही 13 मतलब 130 किलो हर्ट्स है, आगे 3 जीरो और लगा दीजिए तो वो हो गई ये फ्रीक्वेंसी। मतलब सोचिए कि इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या बोल सकते हो कि कितनी हाई है 1 सेकेंड में। जैसे कि आपके घर पे जो लाइट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब जब भी आपको करंट पकड़ता है तो 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर पड़कता है और 50 बार नीचे। समझ में? तो उसको हम क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज की हमारी फ्रीक्वेंसी है। जब आप ऐसा करते हिलते हो तो उसका मतलब कि वो 50 बार 1 सेकेंड में ऊपर करता है, 50 बार नीचे करता है। ठीक है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिसिटी आई है अब इसको हम 2 रूप में खर्च करेंगे। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जैसा कि आप इसका यूज़ करके आप एक मैग्नेटिक फील्ड बना के उसका यूज़ आप, जैसे कि आप मोटर घुमाते हो, ठीक है, पंखा घुमाते हो, अलग अलग चीज़ें जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड बनाने में करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे कि आप देखते हो कि जब भी आप, एक बात ध्यान रखिए, जब भी करंट चलता है या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके सराउंडिंग एरिया में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके हम क्या करते हैं,
अलग अलग एप्लीकेशन बनाते हैं, मोटर बनाएंगे, पंखा बनाएंगे, ये सब बहुत सब मिला जुला एक ही हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके। दूसरा ही हम क्या कर सकते हैं, उसका हीट के रूप में उसका रूपांतरण